अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। रेशो एनालिसिस स्टार्ट किया था हमने, ट्रेंड एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस, उसके साथ साथ रेशो एनालिसिस को देखा था हमने अपने पिछले लेक्चर में। उसमें से मोस्टली चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी, यानी बेसिक जो दो टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी कि एक तो लिक्विडिटी और एफिशिएंसी, और दूसरा टर्नओवर रेशियो, उसको हमने देखा था जो इन डिटेल हमने उस अपने पिछले लेक्चर में बात कर ली थी। तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी टोटली रेशियो एनालिसिस को, यानी यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। वहाँ पर मैंने सिर्फ फार्मूलाज और डिस्क्रिप्शन आपको बताई कि इस तरीके, यानी इस रेशो का ये मतलब होता है, इस रेशो से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। और इस वाले लेक्चर में हम रेशो एनालिसिस का पूरा एक प्रैक्टिकल देखते हैं कि किस तरीके से रेशो एनालिसिस जो है वो किया जाता है एक कंपनी में, प्रॉपर देखते हैं। और फिर उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसकी इंटरप्रिटेशन थी, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इसकी इंटरप्रिटेशन का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि ये चीज़ें जो है वो हमने इसमें, अगर ये सूरत हाल है कंपनी की तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, आया कि कंपनी बेहतर कंडीशन में है या नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें हम उसमें देखेंगे। तो रेशो एनालिसिस के लिए जो दो चीज़ें मेन हमें रिक्वायर्ड होती हैं, कौन कौन सी, एक बैलेंस शीट और दूसरी क्या रिक्वायर्ड होती है, इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। ये तो आपको पता ही है कि बैलेंस शीट क्या होती है और इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। आफ्टर दैट मैं एक बैलेंस शीट की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। बास्केट वंडर्स की एक बैलेंस शीट आपके पास यहाँ पर गिवन है कि एक साइड, यानी सिंगल साइड, कौन सी साइड, टोटल एसेट्स वाली साइड आपके पास यहाँ पर मौजूद है। और इसकी तमाम डिटेल्स जो हैं वो ABC, यानी आप यहाँ पर मौजूद हैं। हाउ फर्म स्टैंड ऑन अ स्पेसिफिक डेट, कंपनी जो है या फर्म जो है वो एक स्पेसिफिक डेट पर उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ से पता चल रहा है हमें, इस स्पेसिफिक डेट पर पता चल रहा है। अब व्हाट बास्केट वंडर्स ओन, उसकी ऑनरशिप में क्या चीज़ है, टोटल एसेट्स उसकी ऑनरशिप में है। ये देखिए B7 मेंशन है, आप ये तमाम डिटेल्स इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। जो ऑनरशिप में है टोटल एसेट्स वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी तरह से बाकी की तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर बास्केट वंडर्स की मौजूद हैं। आप लोग थोड़ी सी एफर्ट करेंगे और इनको निकाल के चेक कर लेंगे। इसके साथ साथ बैलेंस शीट की जो दूसरी साइड है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, लाइबिलिटी और इक्विटी वाली साइड मौजूद है। और ये आपके पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स भी कहा जाता है। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स आपको बताती है कि कितनी आपकी टोटल सेल्स थी, उसमें से CGS क्या निकाला आपने, एक्सपेंसेस क्या निकाले, और फिर EBIT क्या था। यानी आपके जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स बनती है वो नेट सेल्स माइनस CGS, यानी CGS मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने जितने जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हुए हैं, सेलिंग के हुए हैं और जर्नल एक्सपेंसेस हुए हैं, जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे आप माइनस कर देंगे, आप निकाल देंगे। तो उसके बाद आपके पास EBIT बनता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की जो अर्निंग है, यानी एक्सपेंसेस माइनस किए GP में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे माइनस किए, तो आपको क्या मिला, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट कर लिया तो उसमें से आप फिर इंटरेस्ट के अमाउंट माइनस कर दें जो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपने पे करना है, वो आप इंटरेस्ट की अमाउंट जब दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब सिर्फ इसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है, और जब आप टैक्स भी पे कर देंगे तो फिर आपके पास जो अमाउंट बचती है दैट इज़ योर बेसिक अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है। और उसमें से फिर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स पे करके, इंटरेस्ट पे करके, हर चीज़ पे करके आपको क्या निकालना है, फिर उसमें से डिविडेंड निकालना है। और डिविडेंड निकालने के बाद पता चलेगा कि आपकी अर्निंग्स इंक्रीज़ हुई हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स यानी रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए भी कुछ बचा है या बस सारा खाता ही खाली हो गया, गुल हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप किस में देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स में, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसमें अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फाइनेंशियल रेशोज़ का जो है वो यूज़ कहाँ पर किया जाता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल रेशोज़ को हम कहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं, जहाँ पर हम कंपैरिजन करना चाह रहे होते हैं एक्सटर्नल, अपने किसी भी कंपैटिटर के साथ कंपैरिजन के लिए हम रेशो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो है वो इंडिविजुअल आइटम्स को की जो परफॉर्मेंस है उसको जानने के लिए वो करते हैं।
और एक्सटर्नल कंपैरिजंस के लिए जो है वो क्या किया जाता है, मैं यानी रिस्क मैनेजमेंट एसोसिएशन जो है वो करती है ताकि रिस्क को मैनेज किया जा सके। आगे आने वाले जो जितने भी इश्यूज़, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वक्त से पहले कंट्रोल करने की कोशिश की जा सके। लिक्विडिटी रेशियोज़ के बारे में मैं इन डिटेल आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मूव करूँगी, आपकी एग्जाम्पल को फोकस करूँगी कि किस किस तरीके से फार्मूलाज यहाँ भी अवेलेबल हैं, इन स्लाइड्स में भी अवेलेबल हैं। मैं ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लूँगी। और इसके अलावा इन स्लाइड्स के अलावा आपके पास जो है वो जो मैंने अपनी पिछले लेक्चर में आपको एक वर्ड की फ़ाइल जिससे मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपकी बुक में भी अवेलेबल हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप कहीं से भी फार्मूलाज कलेक्ट कर सकते हैं। हर जगह पे फार्मूलाज क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली ये बताती हैं कि फर्म अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को कवर करने की एबिलिटी रखती है या नहीं, क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सके या नहीं कर सकती। तो अब हमें यहाँ पर फार्मूला है जनाब, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। अब बास्केट वंडर्स की क्या करंट एसेट्स हैं और क्या उसकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अगर मैं बैलेंस शीट पे वापस चली जाऊँ, लेट्स सपोज ये मेरी बैलेंस शीट है, तो अब मैं यहाँ पर करंट एसेट्स अगर देखूँ 1195 जो है वो करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ मेरी 500 की हैं। अब ज़रा मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, करंट लाइबिलिटीज़ माइनस एसेट टेस्ट रेशो में आ गए, और ये है हमारी बेसिकली लिक्विडिटी रेशो, जिसमें करंट रेशो को हमने सबसे पहले डिस्कस किया। करंट एसेट्स 1195 और उसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटीज़ के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये हमें पता चलता है लिक्विडिटी का 2.39 जो है वो हमारी लिक्विडिटी आई। अब इसी लिक्विडिटी को हम मेजर कर लेते हैं, हम इसका कंपैरिजन कहाँ पर कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर जो मैं चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो इंडस्ट्री कंपैरिजन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडस्ट्री में क्या रेट चल रहा है और आपका क्या रेट है। ठीक है, इंडस्ट्री की पोजीशन कैसी है और आपकी पोजीशन कैसी है, क्या आप इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या आप इंडस्ट्री से बिल्कुल ऑपोजिट वर्स परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हैं, और या फिर आप कंपनी के साथ साथ चल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस जो है वो किया जाता है रेशियोज़ के थ्रू। और अब अगर आप यहाँ पर देखें कि 2007 में इंडस्ट्री में जो करंट रेशियो चल रही है दैट इज़ 2.15, ठीक है, और बास्केट वंडर्स की जो रेशियो है दैट इज़ 2.39। अब बास्केट वंडर्स की रेशो क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर है। अब यहाँ पर हम जब इंटरप्रिटेशन देंगे तो हम बताएंगे कि बास्केट वंडर की जो एवरेज लिक्विडिटी है, यानी उसकी जो अपने करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने की जो एबिलिटी है वो इंडस्ट्री से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। यानी बास्केट वंडर्स एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ये अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को जल्दी से जल्दी पे कर देती है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। इसके अलावा अगर हम बाकी पिछले 2 सालों में देखें तो पिछले 2 सालों में भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो करंट रेशियो है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी अपनी जो एबिलिटी है शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने की उसको क्या कर रहे हैं, देखिए इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मार्केट इंडस्ट्री भी ऑल्दो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन ये इंडस्ट्री से थोड़ा सा, यानी 2005 में ज़रा इंडस्ट्री से नीचे थे, 2006 में इंडस्ट्री को कम्पीट किया इन्होंने और अपनी ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई कि ये ज़रा अप चले गए, अपर साइड पर चले गए, और उसके बाद फिर इस दफ़ा जो है वो उन्होंने यानी पिछले 2 सालों से कंपनी जो है वो इंडस्ट्री को कम्पीट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से एसिड टेस्ट रेशो की मैंने आपसे बात की थी कि ज़्यादा लिक्विड यानी मोस्ट लिक्विड एसिड्स के साथ यहाँ पर डील किया जाता है, और इसमें से क्विक रेशो जिसे हम कहते हैं इसे एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। और इसमें से क्या किया जाता है, इन्वेंट्रीज़ को माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि इन्वेंट्रीज़ हम समहाउ कुछ केसेस में डिस्कस किया जाता है कि इन्वेंट्रीज़ जो हैं वो जल्दी से सेल आउट होकर कैश में कन्वर्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी जो लिक्विडिटी रेशो यानी एसिड टेस्ट रेशो जो हमें नज़र आई वो दैट इज़ 1। अब देखना है कि इंडस्ट्री का और बास्केट वंडर्स का इस रेशो से क्या वो रिलेशनशिप है, और किस तरीके से क्या बास्केट वंडर्स अच्छे तरीके से काम कर रही है, सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो 1.25, देन 2.3 एंड देन 2.5, तो इंडस्ट्री की रेशो जो है वो तकरीबन स्टेबल है। लेकिन अगर बास्केट वंडर्स की पोजीशन देखी जाए यहाँ पर, तो बास्केट वंडर्स की जो एसिड टेस्ट रेशियो है वो 2005 में भी इंडस्ट्री से कम थी, 2004 में भी इंडस्ट्री से कम थी, और इस दफ़ा फिर इंडस्ट्री से कम है। तो यानी रेशियो जो है वो क्या है, इंडस्ट्री से वीक जा रही है। यानी कंपनी में इन्वेंट्री का लिक्विडिटी में इन्वेंट्री का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन्वेंट्री निकल जाती है तो लिक्विडिटी जो है वो कंपनी की वीक हो जाती है रादर देन इंडस्ट्री।
ठीक है जी। स्ट्रॉन्गर करंट, जितनी ज़्यादा करंट रेशो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी और एसिड टेस्ट रेशो वीक होगी, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन है? बेसिकली इसमें इंडिकेशन ये है कि कंपनी ने ज़्यादा रिलाई किया हुआ है इन्वेंट्रीज़ के ऊपर, और अगर इन्वेंट्रीज़ ना हों तो फिर कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है। और इंडस्ट्री के लिहाज से, यानी इंडस्ट्री में अगर लोग 10 यूनिट्स इन्वेंट्री के रखते हैं अपने पास, तो इन्होंने 20 यूनिट्स इन्वेंट्री के अपने पास रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ये है एसिड टेस्ट रेशियो है वो वीक जा रही है। अगर ये अपनी इन्वेंट्री का जो अकाउंट है उसको थोड़ा ज़रा स्टेबल कर लें तो इनकी ये रेशियो जो है वो कवर अप हो जाएगी और इसमें ऐसे इश्यूज़ जो हैं वो इनको फेस नहीं करने पड़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पास मौजूद है ट्रेंड एनालिसिस की, कैप रेशियो के थ्रू जो है वो इसको कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डायरेक्टली मूव करूंगी फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज़ की तरफ। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज़ ये आपका आज का नया टॉपिक है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज़ बेसिकली क्या बताती हैं कि फर्म में कितना पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स का है, यानी कितना पैसा स्टॉक होल्डर्स ने लगाया हुआ है और कितना पैसा जो है वो क्रेडिटर्स ने उधार लेकर कितना पैसा जो है वो बिजनेस में लगा हुआ है। यानी एक मालिक है और एक जो है वो यानी जिसने कर्ज दिया हुआ है आपको, दो पार्टीज हैं। एक पार्टी जो मालिक है वो शेयर होल्डर कहलाता है, और दूसरी पार्टी जिसने आपको लोन दिया हुआ है, जिसने आपके बिजनेस में एज अ क्रेडिटर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो आपका डेटर कहलाता है, सॉरी आपका क्रेडिटर कहलाता है। तो अब यहाँ पर यानी दो चीज़ें सामने आई। तो यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो बेसिकली तो किस से डील कर रही है? डेट भी बैलेंस शीट का आइटम है और इक्विटी भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो अब ये जब बैलेंस शीट के आइटम्स होंगे तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, इनको दूसरा नाम इनका बैलेंस शीट रेशियोज़ भी दिया जाता है। ठीक है। और अब अगर आप देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, कि कितना पोर्शन हमारी जो बिजनेस की पाई है उसमें कितना पोर्शन डेट का है और कितना इक्विटी का पोर्शन है। फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कर्ज कितना है इसमें और हमारा जो है वो अपनी इक्विटी कितनी है। अगर हम यहाँ पर चेक करें फार्मूला की अमाउंट्स अगर आप देख लें तो 0.9 जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो है। इट मीन्स कि 90% जो है वो यूटिलाइज़ किया गया है। इंडस्ट्री में डेट की रेशियो जो है वो ज़्यादा है। और अब अगर हम इसमें मूव करें कंपैरिजन की तरफ कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या आपको बताती है, तो 2005 में इंडस्ट्री में जो लोन लिया जाता था या डेट की जो रेशियो थी बेसिकली 0.90 वो रेशियो है जो आपका कंपनी में डेट है। ठीक है। यानी 10% सिर्फ आप इक्विटी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 90% डेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये आपको इस रेशो से आपको ये पता चलता है कि डेट का कितना पोर्शन आपकी पाए में जो है वो शामिल है। अब इंडस्ट्री में 2005 में 8-9% शामिल था, फिर 90 हुआ और फिर 90 पे स्टेबल है स्टिल। और बास्केट वंडर्स जो है उसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेट की तरफ वो मूव कर रहे हैं और डेट से जो है वो फर्दर अपनी जितनी भी पाए है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब कोई भी कंपनी जो है वो डेट से अपनी फाइनेंसिंग करना शुरू कर देती है तो इट मीन्स कि लेवरेज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेवरेज क्रिएट होने से मुराद है कि डेट की वजह से कंपनी में आने वाली अमाउंट जो कि कंपनी के पास अवेलेबल हो जाती है कि कंपनी उसको यूटिलाइज़ करे और बेहतर तरीके से जो है वो उसको यूटिलाइज़ करने के बाद बेहतर तरीके से उसको जो है वो उससे रिजल्ट्स निकाल सके और अपने तमाम जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली उस पर इम्प्लीमेंट कर सके। तो बेसिकली जो जैसे जैसे डेट रेशियो इंक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, लेवरेज बढ़ती चली जाएगी। पैसा जाहिर सी बात है रेल पेल पैसे की ज़्यादा हो जाएगी तो फिर कंपनी का रिस्क भी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनी ने वो सारे का सारा लोन पे भी तो करना होता है ना, वो उसका अपना तो नहीं होता ना। हाँ, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वहाँ पर रिस्क ज़रा कम होता है क्योंकि पैसा भी अपना ही है, बांटना भी हमने खुद ही है। चलो प्रॉफिट हो गया तो ओके फाइन, ना हुआ तो चलो कोई बात नहीं, मिलजुल के गुजारा किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैलेंस शीट रेशियोज़ की, तो बैलेंस शीट रेशियोज़ में जो मेन चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली दैट इज़ डेट टू टोटल एसेट्स।
डेट टू टोटल एसेट्स, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, डेट टू इक्विटी यानी डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी अगर देखें तो डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इट मींस कि यहाँ पर इस रेशो में यानी डेट टू टोटल एसेट्स की रेशो में हमें क्या पता चलता है कि हमारी फर्म के कितने एसेट्स हैं जो कि डेट से फाइनेंस हुए हुए हैं। आप देखें डिवाइड किस चीज़ को हम कर रहे हैं, टोटल एसेट्स को। देखना क्या है, इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि हमारी फर्म में कितने एसेट्स जो हैं वो डेट से आए हुए हैं। डेट से मुराद ये है कि कर्ज लेकर आए हुए हैं। शेयर होल्डर्स का कितना हिस्सा है और डेटर्स का कितना है ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब जो टोटल एसेट्स हमारे, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कोई 2-3 लाख के एसेट्स हैं और इन 2-3 लाख के एसेट्स में से इक्विटी से बनाए गए कितने एसेट्स हैं और कर्ज लेकर बनाए गए कितने एसेट्स हैं। तो बेसिकली इस रेशो को मेजर करने के लिए हम कौन सी रेशो का इस्तेमाल करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो का इस्तेमाल करते हैं। अगर बास्केट वंडर्स में आप इस वक्त टोटल डेट और एसेट्स की रेशो चेक करें तो इट डिक्लेयर्स एट 0.47। इंडस्ट्री के साथ हम इसे जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनी ने जो है वो डेट उतना ही यूटिलाइज़ किया हुआ है जितना कि कंपनी ने एसेट्स यानी अपनी कंपनी में एसेट्स जो हैं वो उसी रेशो से यूटिलाइज़ किए हैं जिस रेशो से इंडस्ट्री यूटिलाइज़ कर रही है। यानी इंडस्ट्री के बराबर चल रहे हैं, ना तो बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी, यानी कम्पीट नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं है कि जो है वो मार्केट आगे निकल जाए और हम पीछे रह जाएँ। हम पीछे रह गए तो ऑब्वियसली हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, वी विल लूज़। तो इसी तरह से कंपनी यानी इंडस्ट्री जो है वो जैसे स्टेबल अपने उस पर काम कर रही है, इसी तरह से बास्केट वंडर्स ने भी पिछले 2 सालों से अपने आप को स्टेबल किया हुआ है इस पोजीशन के लिए। इसी तरह से एक तीसरी रेशो जो कि हमारे पास टोटल कैपिटलाइजेशन की रेशो है। टोटल कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या होती है, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी मिलकर जो है वो क्या क्रिएट करते हैं, कैपिटलाइजेशन क्रिएट करते हैं। कैसे, जिस तरह से मैंने अभी लेवरेज की बात की, ये देखें आप नाम से ही आपको ज़ाहिर है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज से मुराद क्या है, इन्हें गियरिंग रेशियोज़ भी कहा जाता है। ये गियरिंग रेशियोज़ क्यों कहलाती हैं, क्योंकि ये बिज़नेस को आगे बढ़ाने के काम आती हैं। ये सारी की सारी रेशियोज़, इनमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो टोटल एसेट्स हैं, चाहे वो कैपिटलाइजेशन है, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो है वो कहाँ पर काम आती हैं, बिज़नेस को आगे लेकर जाने में काम आती हैं, बिज़नेस को गियर करने के काम आती हैं। जिस तरह से आप गाड़ी के गियर लगाते हैं ना और वो स्मूथली उसी तरीके से चलना शुरू हो जाती है, तो इसी तरह से बिज़नेस में भी जब कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ होता है, जब लेवरेज क्रिएट होती है यानी डेट इंक्रीज़ होता है और उस डेट को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाता है, तो फिर वो किस चीज़ का किरदार अदा करती हैं, गियर का किरदार अदा करती हैं। इसी तरह से डेट टू टोटल एसेट्स के बारे में जिस तरह मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डेट टू टोटल एसेट्स जो हैं वो इस तरीके से उसमें डील करते हैं। और इंडस्ट्री के अगर हम उसमें बात करें तो इंडस्ट्री में भी वो स्टेबिलिटी है, यानी कोई कंपनी को ख़तरा नहीं है। कंपनी को ख़तरा कब होगा, उसी वक्त ख़तरा होगा जब कंपनी इंडस्ट्री से नीचे जा रही है। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल है और इसकी असाइनमेंट जो है वो मैं आपको यानी इस लेक्चर के एंड पे ही या मीटिंग के एंड पे मैं आपको इसकी असाइनमेंट दे दूंगी और आपको कोई भी 1-2 कंपनीज चूज़ करनी होंगी, कोई भी कंपनीज आप चूज़ कर लें और उसका रेशियो एनालिसिस जो है वो आपको मुझे पुटअप करके देना होगा, ठीक है। और इंडस्ट्री के साथ आपने उसका कंपैरिजन करना है कि इंडस्ट्री में सूरत हाल क्या है और एक्चुअली आपकी कंपनी की सूरत हाल क्या है। कैपिटलाइजेशन की रेशो में हम देखें कि कैपिटलाइजेशन 2 चीज़ों से मेजर की जाती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कितनी अहमियत है आपकी कंपनी में और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कितनी ज़्यादा की गई है। कैपिटलाइजेशन की जो हिस्सा है यानी लॉन्ग टर्म से और इक्विटी से आने वाली जो कैपिटलाइजेशन है वो कितनी ज़्यादा है आपकी कंपनी में। तो इसका फार्मूला यानी किस तरीके से आप इसको मेजर कर सकेंगे, टोटल डेट से इसमें करंट और यानी लॉन्ग टर्म दोनों ही डेट्स शामिल हो जाएंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटलाइजेशन पे। टोटल कैपिटलाइजेशन में से सिर्फ जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो डिडक्ट हो जाएंगी, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी जो है वो इसका हिस्सा बनेगी, ठीक है। और बास्केट वंडर्स की इसी तरह से आपके पास जो है वो कैलकुलेशन में अकॉर्डिंगली जैसे बैलेंस शीट में टोटल डेट जो है वो अवेलेबल है 1030 का और इसके अलावा डॉलर अमाउंट है तो कैपिटलाइजेशन के अमाउंट जो है वो यानी लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। बैलेंस शीट की जो तीसरी यानी एक साइड तो एसेट्स की है ना और एसेट्स के अगेंस्ट तो दूसरी साइड है। एसेट्स वाली साइड बेसिकली आपकी रिसोर्सेज की साइड कहलाती है और जो लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी वाली साइड है इसे कैपिटलाइजेशन की साइड कहा जाता है,
ठीक है, अब कैपिटलाइजेशन में से एक चीज़ निकाल दी, करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो डिडक्ट कर दी, क्योंकि वो जो है वो क्या करती हैं, कैपिटलाइजेशन में को अपना कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करती। दैट्स वाई अब जब आपने इसको कंप्यूट कर लिया तो आपको पता चला कि कैपिटलाइजेशन रेशियो हमारी जो है वो 0.62 है, यानी हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म डेट को हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया हुआ है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब पॉइंट यानी स्टेप अहेड अगर हम कह लें तो वो ठीक होगा। ठीक है, कि हमने लॉन्ग टर्म डेट जो है वो उसको एवरेज उसकी यूटिलाइजेशन बरकरार रखी हुई है अपने इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के मुकाबले में अपनी कंपनी में। ठीक है जी, इसी तरह से हम आगे चलते हैं, कवरेज रेशियोज़ की बात करते हैं कि कवरेज रेशियोज़ जो हैं ये किस तरह से, यानी इनको अगर मैं इन अदर वर्ड्स बात करूं तो ये आपकी मेरा ख्याल है कि आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज़ बनती हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज़ जो हैं वो किस तरीके से कि आपकी कंपनी की पता चल जाता है कि आपकी कंपनी की एक्चुअली पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी लॉसेस में तो नहीं जा रही। जाहिर सी बात है, अगर आप मुसलसल नुकसान में जाते जाएंगे तो कब तक फिर आप कंपनी अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। आखिरकार अगर बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है तो आप दिवालिया हो जाएंगे, और इतने दिवालिया हो जाएंगे कि आप अपने क्रेडिटर्स को, यानी जिन लोगों को आपने पैसे देने हैं वो नहीं दे सकेंगे। एज अ बिज़नेसमैन आपने, जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी अमाउंट्स हैं जो आपको पे करनी होती हैं, जो आपके लिए पे एबल्स होती हैं, तो फिर वो आप पे नहीं कर सकेंगे। उस सूरत हाल में आपको यानी जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी इन्वेस्टर ने, तो वो सबसे पहले उसकी सॉल्वेंसी रेशियोज़ देखता है, उसको देखता है कि कितने अरसे तक बिज़नेस की लाइफ नज़र आ रही है हमें आगे। जैसे जैसे एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो हमें पता होता है कि यार अब इस बंदे की लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है, अब ये इतना ज़्यादा देर तक बिज़नेस में, यानी बिज़नेस से मुराद है कि मतलब अब इतनी ज़्यादा देर तक यहाँ इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरह से सॉल्वेंसी बेसिकली आपका सर्वाइवल बताती है कि आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना टाइम तक आप यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो रेशियो, अच्छा यहाँ पर देखें आप, अगर आप गौर से देखें तो दिस इज़ कवरेज रेशियो इज़ इनकम स्टेटमेंट रेशियो। अब ये दोनों आइटम्स आपको कहाँ से मिलेंगे, इनकम स्टेटमेंट रेशियो से, जो कि मैंने आपसे बड़े ऊपर जाके स्टार्ट में ही डिस्कस की थी। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, सेल्स के एक्सपेंसेस, वट जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे माइनस कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आती है, जिसे हम इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो उसे हम नेट इनकम कहते हैं, लेकिन अगर इसकी टर्मिनोलॉजीज़ में, रेशियोज़ की टर्मिनोलॉजीज़ में, अर्निंग रेशियो की, अर्निंग स्टेटमेंट की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो EBIT कहलाती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाती है। ठीक है, तो कवरेज रेशियो बेसिकली हमें क्या कहती है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है एज अ कंपनी। जब हमें देखा जाता है तो एक कंपनी में कितनी एबिलिटी है कि वो अपना इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो क्रेडिटर्स को टाइमली पे कर सके। ठीक है, क्रेडिटर जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है ना किसी भी लोन पर, किसी भी बॉन्ड पर, वो मंथली बेसिस पर ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है ना वो एट दी एंड जाती है। ठीक है, तो अब कंपनी जब एज अ क्रेडिटर, लेट सपोज आप एक क्रेडिटर हैं और आपने जो है वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है, यानी सॉरी आप क्रेडिटर नहीं, आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने किसी भी कंपनी में पैसा लगाना है, आप कहते हैं कि मुझे तो ऐसा कोई सोर्स चाहिए जहाँ पर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। जब आप ऐसे सोर्स पर इन्वेस्टमेंट लगाने के बारे में सोचते हैं तो आप सबसे पहले उसका सर्वाइवल चेक करते हैं, उसकी सॉल्वेंसी चेक करते हैं, और जब आप उसकी सॉल्वेंसी चेक कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज देखते हैं, क्योंकि आपके लिए जो इन्वेस्टमेंट का मेन मोटो है, यानी किसी को लोन देने का जो मेन मकसद है वो क्या है कि आपको उसके ऊपर क्या मिले, इंटरेस्ट मिले। ठीक है, तो अगर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए वो लोन जो है वो अट्रैक्टिव होगा, आप जो है वो अट्रैक्टिवली उसमें यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो ना करे, इंटरेस्ट प्रॉपरली टाइमली आपको ना पे कर सके, तो क्या वो अट्रैक्शन क्रिएट होगी आपके लिए? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो फिर कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखी जाती है कि क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट चार्जेस को पे करने की एबिलिटी भी रखती है या नहीं रखती। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो
2005 में कंपनी जो है वो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो 10.30 थी, जबकि इंडस्ट्री में तब 4.66 की अमाउंट आ रही थी। अब ये फिगर्स आ गए, अब हमें इंटरप्रिटेशन में कैसे पता चलेगा? 2005 में बास्केट वंडर्स की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कैसे स्ट्रॉन्ग थी? क्योंकि इंडस्ट्री में लोगों की जो इंटरेस्ट को कवर करने की रेशो थी वो कम थी, लेकिन बास्केट वंडर्स बहुत जल्दी अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करके इंटरेस्ट को कवर कर लेता था। ठीक है, कंपनी जो है वो प्रॉपर्ली कवर कर रही थी। इसके बाद अगले ही साल जो है वो कुछ ऐसी चेंजेस आ गई जिसकी वजह से इंडस्ट्री ने अपने आप को इम्प्रूव किया, लेकिन बास्केट वंडर्स ने खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया। जब बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया तो एवरेज इंटरेस्ट कवरेज पे आ गए। एवरेज इंटरेस्ट कवरेज से मुराद ये है कि बस जितना मार्केट में हो रहा था उसके लगभग बास्केट वंडर्स भी अपनी जो है वो उसको कर रहे थे। और अगर हम 2007 की बात करें तो 2007 में भी इसी तरह से इंडस्ट्री की जो कवरेज है वो बेहतर है, यानी इम्प्रूव किया है उसने, लेकिन बास्केट वंडर्स की इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो कम हो गई है। अब रीज़न क्या है, ऐसे क्यों कम हो रहा है? इंडस्ट्री के कंपैरिजन में क्यों कमी आती जा रही है? इसलिए क्योंकि कंपनी ने अपनी जो डेट की अमाउंट थी उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करना, मतलब प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रही। जब यूटिलाइज नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है उतना इंटरेस्ट तो नहीं अर्न कर सकेगी ना जितना उसके ऊपर देना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो वजूहात बनती हैं इंटरेस्ट की कवरेज को नीचे लेकर आने की, इंटरेस्ट कवरेज को रिड्यूस करने की वजूहात बनती हैं। आपको ये भी लिखना है कि इंटरेस्ट कवरेज की रेशो लो है या डाउन है या अप है या एवरेज है, व्हाटएवर, और उसके साथ साथ जो है वो आपको फर्दर एक्सप्लेन भी करना है। इसी तरह से ये एक आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो में ये है ग्राफिकल एनालिसिस भी आपके पास मौजूद है। इसी के साथ साथ कवरेज रेशो को जब कवर किया गया तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो बास्केट वंडर्स की क्या है, फॉल कर रही है 2005 से ऑनवर्ड। जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि पहले अच्छी थी, इंडस्ट्री लो आ रही थी, लेकिन बास्केट वंडर्स अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसी तरह से लो EBIT के अगेंस्ट जो है वो अर्निंग्स लो नज़र आ रही हैं, जबकि पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है बास्केट वंडर्स का? पोटेंशियल प्रॉब्लम इन्वेंट्री है। ठीक है, उसके अलावा अगर डेट लेवल्स इंडस्ट्री एवरेज के साथ साथ होंगे कंपनी के तो ही कंपनी जो है वो प्रॉपर्ली स्ट्रांगली अपनी एक्टिविटीज़ को चला सकेगी, अदरवाइज नहीं चला सकेगी। तो अपनी अगली एक्टिविटीज़ की तरफ, यानी अगली रेशोज़ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी रेशो। ठीक है, एक्टिविटी रेशो, इसको इन अदर वर्ड्स हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने आपको टर्नओवर रेशो से इसको डिनोट किया था या एक्टिविटी से ही डिनोट किया था, आई डोंट रिमेंबर। सो व्हाटएवर, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें आप अपने तमाम टर्नओवर्स का पता लगाते हैं, अपना जो है वो उस पर रिटर्न्स चेक करते हैं, वो सारी की सारी आपकी एक्टिविटी रेशो कहलाती है। एक्टिविटी रेशो बेसिकली आपकी कंपनी की एक्टिविटीज़ को चेक कर रही होती हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हैं, आया कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस अच्छे हैं, और ऑपरेशंस का ताल्लुक किसके साथ होता है? मैनेजमेंट के साथ होता है। तो बेसिकली एक्टिविटी रेशोज़ हैं वो मैनेजमेंट के लिए बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। ये ऐसी रेशोज़ हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को मिला जुला के बनती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम सबसे पहली रेशो जो देखेंगे वो है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ठीक, रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का सिंपल सा फार्मूला क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स, या अगर क्रेडिट सेल्स अवेलेबल नहीं हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जितनी भी नेट सेल्स हैं वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, तो हम नेट सेल्स जो हैं वो उसी तरीके से काउंट कर लेते हैं। अब बेसिकली जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि फर्म के अंदर क्या एबिलिटी है, कितनी क्वालिटी है कि वो कितनी सक्सेसफुली अपने जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनको वापस ले सकती है, उनको टर्न बैक कर सकती है, कितनी जल्दी ले सकती है कंपनी इसको रिटर्न में। तो बेसिकली कंपनी जितनी जल्दी ही अपने रिसीवेबल्स को कलेक्ट कर लेगी कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी अपने कलेक्शंस जो है वो 5.61 टाइम्स बेहतर कर लेती है
अच्छा, ये तो रेशियो का जो आंसर था वो यानी टाइम्स में हम कन्वर्ट करेंगे कि इतने टाइम में कन्वर्ट कर लेती है। इसी के साथ साथ अगर हम एक्टिविटी रेशियो की बात करें और उसमें हम कहें कि एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है, कितने दिन में कंपनी अपने जो रिसीवेबल्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर लेती है, तो फार्मूला की अगर हम बात करें तो डेज इन द ईयर जिस तरह से यहाँ पर मेंशन है और उसके अगेंस्ट आप फार्मूला प्रॉपरली आप लोग याद करेंगे। एक एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल तो दूंगी लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, तो बेसिकली ये आपको याद करना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको बताता है कि कितने दिनों में, यानी पहले आपने क्या किया, कितनी दफ़ा टाइम को मेजर किया, अब आप दिनों को मेजर कर रहे हैं कि कितने दिनों में आप अपने रिसीवेबल्स जो हैं वो उनको कलेक्ट कर लेते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपको अपने रिसीवेबल्स जो हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी कलेक्ट करने चाहिए, जबकि आपके जो पे एबल्स हैं वो अपने यानी लेट एट द एंड ऑफ द डे पे करना चाहिए, ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो उस अमाउंट को यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने का। इसी तरह से अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस के साथ इसकी बात करें कि 2005 में देखें कि इसकी स्ट्रॉन्ग थी, एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका स्ट्रॉन्ग था कि 83 टाइम्स जो है वो इंटरेस्ट अर्न करके और लोगों से अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर ली जाती थी, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो ज़्यादा था। ठीक है, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड के बारे में जो हमें एक अजम्पशन है हमारी या एक जो वो है, पहले भी मैंने आपके साथ बात की कि एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका कम से कम होना चाहिए, लेकिन जो एवरेज पेमेंट पीरियड है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपैंडेड होना चाहिए। तो जैसे जैसे कंपनी का जो एवरेज कलेक्शन, पहले कंपनी क्या करती थी, 83 दिनों में जाके पैसे जमा करती थी, लोगों से जो लेने होते थे वो सारे के सारे लेते करते 83 दिन लग जाते हैं। अब आप 83 दिनों का हिसाब लगाएं महीनों में कि ये कितने महीनों पे बाद जाके बनती है। फिर कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, जबकि अगर हम उसका कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ करें तो इंडस्ट्री में तो 69 डेज में पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, बाकी सारे लोग तो 69 दिन में कर लेते हैं, तो बास्केट वंडर्स क्यों नहीं 69 दिन में कर सकती, क्या रीज़न है? फिर इन्होंने खुद को इम्प्रूव किया और बेहतर किया, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड पे मेंटेन नहीं कर सके। ठीक है, फिर इन्होंने अपने आप को कुछ बेहतर इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो उसे रिड्यूस किया, उसे कम किया। जब उसे कम किया तो इंडस्ट्री से हमने कम्पीट करके एक कदम आगे हम निकल गए और फिर जो है वो हमने क्या किया, अपने कलेक्शन जो हैं वो उनको जितना जल्दी हो सके उनको कलेक्ट करने की कोशिश की। ठीक है, इसी तरह से पेएबल टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें, पेएबल्स की जैसे मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है कि कैसे प्रॉम्प्टली पेमेंट्स जो हैं वो सप्लायर्स को फॉर्म कर देती है। इस चीज़ का अंदाज़ा हम कौन सी रेशियो से लगा सकते हैं, हम पेएबल टर्नओवर रेशियो से इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से आप अमाउंट्स अगर पुटअप करें तो आपको पता चलेगा दैट इज़ 16.5 कि आपको जो पे एबल्स हैं वो कितने टाइम में यानी कितनी दफ़ा पे करने होते हैं, 16 टाइम्स पे करने होते हैं। इसी तरह से जैसे हमने रिसीवेबल्स को डेज़ में मेजर किया, इसी तरह से पे एबल्स को भी डेज़ में मेजर करते हैं, तो देखते हैं हमें पता चलता है कि कितने दिन में हम अपने आउटस्टैंडिंग्स जो हैं उनको पे कर देते हैं, कितना टाइम लगता है हमें। तो यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस की गई दैट इज़ कि हमें 22 दिन और 22 एक दिन हमें जो है वो लग जाते हैं अपनी जो अमाउंट है उसको पे करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि आपका जो आपका जो कलेक्शन पीरियड है वो शॉर्ट से शॉर्ट होना चाहिए और पेमेंट पीरियड जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री में जो पेमेंट पीरियड चल रहा है, ये जो पेएबल टर्नओवर चल रहा है दैट इज़ 48.5, जबकि बास्केट वंडर्स का जो पेमेंट टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता जा रहा है और कम होने से क्या पेएबल टर्नओवर की वजह से बास्केट वंडर्स जो है वो अपने पेमेंट टर्नओवर के डेज इम्प्रूव कर रहा है। क्या कंपनी के लिए ये सही वो है, अलार्मिंग सिचुएशन है या नहीं है? हमने किस तरह से बात की कि कलेक्शन पीरियड जो है वो कम होना चाहिए और पेएबल पीरियड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले इंडस्ट्री में अगर 48 दिनों में पे किया जाता था तो हमारी कंपनी कितने दिन में पे कर रही थी, 43 दिन में पे कर रही थी, तो ओके फाइन, मिलता जुलता था, ओके नो प्रॉब्लम। और इसी तरह से फिर अगर उसमें 2007 में 6 और 7 की अगर हम बात करें तो 6 और 7 में बड़ा डिफरेंट, बड़ा यानी एक कॉमन सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो कि हमें प्रॉपर समझ भी आ रही है कि इसमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी मौजूद है। अच्छा,
इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की, तो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हमें ये पता चलता है कि कितनी इफ़ेक्टिवली मैनेजमेंट जो है हमारी, वो कितनी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली हमारे एसेट्स को यूटिलाइज करती है और चीज़ों को मैनेज करती है। बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो हमें इस चीज़ के बारे में बताती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। फार्मूला आपके पास मौजूद है, चीज़ें सारी की सारी उसमें अवेलेबल हैं। पुट करें, एक एनालिसिस परफॉर्म करें और उसके बाद जो है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में यानी टर्नओवर रेशो तो मैंने आपको बता दी कि इन्वेंट्री को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि इन्वेंट्री से जो है वो रिजल्ट्स और इफेक्टिवनेस जो है वो अचीव की जा सके। इंडस्ट्री में जो इन्वेंट्री का टर्नओवर चल रहा है दैट इज़ 3.69 3.76 एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कभी कम कभी ज़्यादा होता ही रहता है, तो इसकी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बास्केट वंडर्स की बात करें तो ये पिछले 3 सालों से टोटली इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो क्या ये अच्छी सिचुएशन है कंपनी के लिए? नहीं, कंपनी को यहाँ पर जो है वो एक अलार्मिंग पॉइंट दिया जा रहा है कि कंपनी का जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसको कंपनी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसी तरह से टोटल एसेट्स के टर्नओवर की बात करें, जो हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें एक नया टॉपिक, जो एक नया सिनेरियो जो हमारे सामने है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो हैं वो हमें क्या बताती हैं? बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का जो है वो ऑपरेशंस के बारे में बताती हैं कि हमारे फर्म्स के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, हमारी फर्म्स प्राइसिंग पॉलिसीज़ कैसे सेट कर रही है, और ये तमाम डिसीजंस जो हैं वो किसके लिए लिए जाते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के अगेंस्ट लिए जाते हैं। चेक किया जाता है कि क्या हमारी कंपनी में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जो है वो उतनी है कि हम प्रॉपर्ली उसको लेकर चल सकें या ऐसा नहीं है। तो अब चूंकि ऑपरेशंस का ताल्लुक किसके साथ होता है? मैनेजमेंट के साथ होता है, तो ये रेशोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ लिंक्ड होती हैं? मैनेजमेंट के साथ ही इनका ज़्यादा लिंकेज होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की रेशो जो है वो बेसिकली क्या आपको डिटरमिन करती है और किस तरीके से कि आप मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो आप कितना ग्रॉस प्रॉफिट मंथली या एनुअली अर्न कर लेते हैं। परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हमारा जो कंपनी बास्केट वंडर्स का अगर हम बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। जबकि इंडस्ट्री का जो कंपैरेटिवली अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो कुछ इम्प्रूव हो रहा है। जबकि अब बास्केट वंडर्स के लिए फिर ये एक अच्छी खबर नहीं है कि उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, हर साल कम, और फिर अगले आने वाले सालों में भी अगर कम ही होगा तो बास्केट वंडर्स का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टर फिर यहाँ पे कह देगा कि यार इसकी तो कंपनी की प्रोडक्ट्स ही अच्छी नहीं है, इसका तो ग्रॉस प्रॉफिट ही अच्छा नहीं है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली आपको प्रॉफिटेबिलिटी बताता है कि इसके बाद एक्सपेंसेस और तमाम टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद, तमाम एक्सपेंसेस और जितने भी आपके टैक्सेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किस तरीके से किया जा सकता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू मेजर किया जा सकता है। फार्मूला अगेन मैं वही बात कहूँगी कि फार्मूलाज आपके पास मौजूद हैं, बैलेंस शीट और रेशियो मैंने आपको दे दी है, इसको ज़रा मेजर करें, इसको चेक करें और फिर देखें कि आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आते हैं। ठीक है जी, यही इंटरप्रिटेशन है इसकी। और उसके अलावा एक जो चीज़ फर्दर एक जो रेशियो नई हमारे सामने आती है दैट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स जो हैं वो आपको क्या इंडिकेट करते हैं? इस रेशियो से आपको क्या इंडिकेशन मिलती है कि बेसिकली जो हमारे ऑपरेशंस हैं, यानी मैनेजमेंट ने जो ऑपरेशंस हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हांस किया जा सके। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस होगी तो उसके अगेंस्ट जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो भी इन्हांस होता चला जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जो है वो यानी शेयर होल्डर आपको पैसे दे दे और आपसे रिटर्न डिमांड ना करे। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे का मकसद ही यही है कि उसकी जो वो हैं उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उस पर अच्छा खासा उसको जो है वो क्या मिले, रिटर्न मिले। और इक्विटी की अगर हम बात करें तो अभी हमने जो मतलब इसकी बात की रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके टोटल एसेट्स को यूटिलाइज करके आपका रिटर्न कैलकुलेट किया जाता है। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी का जो बेसिक पर्पज़ है या जो बेसिक ताल्लुक है वो किसके साथ है? शेयर होल्डर की इक्विटी के साथ है। अब शेयर होल्डर्स की इक्विटी जो है वो
किस तरीके से अफेक्ट होती है, यानी उसका रिटर्न किस तरीके से वो मिलता है। शेयर होल्डर ने जितने ज़्यादा पैसे दिए हैं, शेयर होल्डर आपको जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देगा उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉफिट और टैक्सेस पर उसका इफेक्ट होगा। और जब प्रॉफिट और टैक्सेस पर उसका इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो रिटर्न, इक्विटी का रिटर्न है, वो भी इन्हांस हो जाएगा। तमाम डिटेल्स और तमाम एनालिसिस के साथ यहाँ पर उसमें मौजूद हैं, इस पूरे चैप्टर में आपके साथ जो है वो मैं शेयर कर दूँगी ये सारे का सारा चैप्टर, ठीक है। और आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं रेशियो एनालिसिस में हमारे पास जो है वो तमाम रेशियोज़, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी रेशियोज़, टर्नओवर रेशियोज़, इन्वेंट्री की जितने भी रेशियोज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है। चैप्टर आपका यहाँ पे वाइंड अप हो जाता है। और मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट आपके लिए करती चलूँ कि एक तो डिटेल्स इसमें मौजूद है। लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, मैं फ़र्दर इसको घंटे की तरफ मूव नहीं करूँगी कि मैं इन डिटेल समझाऊँ और वो चीज़ें। मेरा ख्याल है कि बेस मैंने आपकी बना ली है, बेस आपको समझ आ गई है, तो आगे चीज़ें वैसी की वैसी ही चलनी है। अच्छा, उसके साथ साथ जो एक चीज़ ये है कि आपके लिए असाइनमेंट है, अनाउंस मैं कर दूँगी उस पर भी, LMS पे भी। लेकिन असाइनमेंट आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने ऐसा करना है कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से एक कंपनी चूज़ कर लेनी है। जो भी कंपनी आप चूज़ करेंगे, आप मुझसे उसका अप्रूवल ज़रूर ले लेंगे कि ये कंपनी हमने चूज़ कर ली है और ये उसका अप्रूवल है। आपकी जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी कि आप लोगों ने मुझे रेशियो एनालिसिस करके देना होगा और कंपैरेटिवली आप किस चीज़ को लेंगे, इंडस्ट्री को लेंगे और पिछले 5 सालों का एनालिसिस करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर एनालिसिस आपका 3 साल का किया गया है। इसी तरह से इंडस्ट्री और कोई भी एक कंपनी, जैसे यहाँ पर बास्केट वंडर्स है, आप कोई भी कोका कोला ले सकते हैं, पेप्सी ले सकते हैं, आप जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ आ सकते हैं, आप किसी भी तरफ आ सकते हैं। जो भी आपको कंपनी अच्छी लगे आप उसका जो है वो ये बना सकते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस करके। थ्रू रेशियो एनालिसिस आप लोग मुझे सबमिट कराएंगे पूरी एक रिपोर्ट बनाकर कि कंपनी की पोजीशन कैसी है और कंपनी को जो है वो अपनी पोजीशन को किस तरीके से आपने जो है वो मेंटेन करना है, राइट। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। अगर इसमें फ़र्दर आपको असाइनमेंट की कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब भी आप लोग चाहें जो भी इशू है उसको डिस्कस करें और अपनी असाइनमेंट जो है वो उसको वाइंड अप करने की कोशिश करें टाइमली, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।